IBN 7 हौसला है। कोई एजेंसीज है, मैं उनको इकट्ठा करूंगी और आपके लिए उनसे काम करवाऊंगी, उनसे सेवा करवाऊंगी, उनको सिखाऊंगी भी कि कैसे काम किया जाता है, जिससे मेरी हर बहन, हर परिवार सुरक्षित महसूस करे कि चीफ मिनिस्टर के रूप में गद्दी पे या उनकी मां बैठी है या बहन, मैं आपकी बहन रूप में बैठी हूं या मैं मां के रूप में बैठी हूं। विश्वास करते हो? हाथ उठाओ अगर विश्वास करते हो तो। धन्यवाद, मैं इस विश्वास के काबिल बने रहूंगी। आओ दूसरी बात बताऊं, जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आते मैं आपको बात बताती रहूंगी, जैसे वे आएंगे मैं आपको बोलूंगी जय हिंद, आपने बोला मेरे साथ जय हिंद, ठीक है? मंजूर है? दूसरी बात, जो भी महिलाओं के बारे में महीने में अपराध हुए होंगे, हम उनको संक्षिप्त रूप में समझेंगे कि ये अपराध हुए क्यों, क्या कारण है, क्या परवरिश में कारण था, क्या स्कूल में प्रॉब्लम थी, क्या पुलिस के काम में गड़बड़ थी, या सुधार नहीं हुआ जेल में अगर कोई व्यक्ति गया, या कचहरी के केस में ढील की वजह से क्या कारण था। उसका नाम है गलती किसकी। मैं आपको हर महीने बताऊंगी अपराध को सर्वे करके गलती किसकी। क्या मैंने बोला? क्या सुनेंगे आप? एक रेडियो में मेरे साथ प्रोग्राम कॉल दिल की बात, क्या बोलूंगी? गलती किसकी। क्या बोलूंगी? फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये मैं आपको समझाऊंगी, एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में गलती किसकी। अगर ये अपराध फिर से भी हुआ तो गलती किसकी, ताकि हम ये गलतियों से हटते रहें, हम समझ अपनी बढ़ाते रहें, ताकि महिलाओं के लिए, महिलाओं की तरफ अपराध घट जाएं, खत्म हो जाएं या काबू में आ जाएं। मंजूर है? अगर मंजूर है तो हाथ खड़ा करो। क्या सुनेंगे? गलती किसकी। क्या सुनेंगे? और कौन सा रेडियो का प्रोग्राम? मन की बात नहीं, दिल की बात। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी हमारे से करेंगे, हम करेंगे दिल्ली की बात, दिल से। दिल्ली की बात क्या करेंगे? अच्छा ठीक, अब महिलाओं के लिए तो आपको सुन लिया, जब तक प्रधानमंत्री जी आते मैं युवाओं के लिए कुछ कह देती हूं। युवाओं के लिए यह है, युवाओं के लिए सुनो, मेरे नौजवान लड़के और लड़कियों, हम लोग प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और हमारी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आप कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग जल्दी सीखें, ताकि आप कमाऊ बन सके, आप स्किल हो सके, आप ट्रेन हो सके। और मेरे पास एक जादू की छड़ी है, सुनना चाहते हो? एक जादू की छड़ी। कितने ही पॉलिटेक्निक्स, हमारे दिल्ली में पॉलिटेक्निक्स की बहुत ज्यादा कमी है और बड़ी जल्दी ये पॉलिटेक्निक्स के वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी दूर होने वाली है। जो भी स्कूल, सरकारी स्कूल है या सरकारी कॉलेज है, अगर वो शाम को काम नहीं पढ़ाता नहीं है तो उसको हम पॉलिटेक्निक बना देंगे, उसमें पॉलिटेक्निक का वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाएंगे। मंजूर है? ऐसे ही प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी हम मौका देंगे कि अगर वो कोई स्कूल कोई वोकेशनल ट्रेनिंग चलाना चाहते हैं तो चलाएं। हम साथ साथ आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग चलाते हुए हम आपको बैंकों के साथ भी जोड़ेंगे, ताकि बैंकों से आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, व्यवसाय के लिए आसान किस्तों पे ऋण मिल सके, आपको ऋण मिल सके, आपको बैंक का लोन मिल सके। तीसरी चीज मैं और आपके लिए करूंगी, वो है आपको कंपनीज के साथ जोड़ना। जहां जो कंपनी, जैसे मान लीजिए आपने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स सीखा, तो मैं आपके साथ, आपको हॉस्पिटैलिटी के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कंपनीज को आह्वान करूंगी कि आप हमारे बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में इंटर्नशिप के प्रोग्राम दीजिए, ताकि हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में वो बच्चे सीख सके, नौजवान लड़के और लड़कियां सीख सके, उससे अपना काम कर सके और स्कॉलरशिप भी ले सके, वजीफा भी कमाए और डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ भी सके। ठीक लगा? इससे मेरे युवा भाई बहन लड़के जल्दी से जल्दी वजीफा अपने लिए कमा सकेंगे, व्यवसाय और बिल्डिंग बनी बनाई है। अब मैं अपने बुजुर्गों के लिए भी बात करना चाहती हूँ, उन भाइयों के लिए जो सारा दिन काम करते हैं लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाएं या कर तो वो चिकित्सा डिस्पेंसरी बंद हो जाती है। हम लोग उस डिस्पेंसरी को रोज रात को 9 या 10 बजे तक चलाएंगे, और ताकि उनको, आपको दवाई मिले और आपको रात को काम करने के बाद भी आपको ये चिकित्सा मिल सके। तो ये एक छोटी सी बात मैंने अपनी बहनों के लिए बताई
एक छोटी सी बात युवाओं के लिए बताई, एक छोटी सी बात ऐसे लोगों के लिए बताई कि जो सारा दिन काम करते हैं और फिर उनको डिस्पेंसरी नहीं मिलती है। हम लोग जल्दी ही जब आप अपनी सरकार बनाओगे ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे, स्थिर सरकार बनाओगे, ये स्थिर सरकार बड़ी जबरदस्त जल्दी निर्णय ले सकेगी। अब मैं चौथी बात बताऊंगी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी नहीं आए तो मैं उसका फायदा उठा रही हूं। अपने कामकाजी जो बिजनेस के लोग हैं, बिजनेस के जो लोग व्यापारी हैं, हम व्यापारियों से के लिए सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे, कौन सा कानून, कौन सा रूल अपने व्यवसाय के आगे आ रहा है, उनके काम को डिले कर रहा है, जिससे उनके व्यवसाय में बाधा पड़ता है। क्यों नहीं ज्यादा कमाएं, ज्यादा धन कमाएं, ज्यादा देश को अपना हिस्सा बांट सकें। जो मैं समझती हूं हम लोग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सरल करेंगे। अंग्रेजी में अभी प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में बार बार आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम लोग बिजनेस को बहुत आसान बनाएंगे करना, ताकि आप जल्दी कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाए, जो आपको रजिस्ट्रेशन होती है वो जल्दी हो जाए, वो ऑनलाइन हो जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी काम कर सके। साथियों, ये सब संभव होगा जब उस दिन 7 तारीख को जाके आप कमल के बटन पे क्या करेंगे, कमल के बटन पर, कमल के बटन को दबाएंगे, आप कमल पर मोहर लगाएंगे। साथियों, भारत माता की, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, भारत माता की, भारत माता की। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके हम सभी स्वागत करेंगे पूरे भारत देश के लाडले और जन जन के प्रिय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में आए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। भारत माता की, ताली बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन जोरदार तालियों से करें एक बार। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवादी हैं। इस उत्तर पश्चिम लोकसभा के लोग कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कदम पड़े। मैं तो कई बार यह सोचता हूं कि प्रधानमंत्री का पद अब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए छोटा होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली में विजय श्री प्राप्त करने वाली हैं, वो किरण बेदी जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, यहां के हमारे सांसद डॉक्टर उदित राज जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान जय भगवान जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नीलदमन खत्री जी, श्री राजेश यादव जी, श्री गुगन सिंह रंगा जी, श्री कुलवंत जी राणा, श्री विजेंद्र गुप्ता, सुरजीत कुमार,
प्रभुदयाल जी, श्री अनिल झा, मास्टर आजाद सिंह, श्री नंदकिशोर जी गर्ग, श्रीमती रेखा गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र नागपाल, रामकिशन जी, डॉक्टर एस.के. वत्स, डॉक्टर रजनी अब्बी, श्री गोपाल झा और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज विशेष रूप से सार्वजनिक तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, दिल्ली से बार बार आवाज उठती थी कि मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है। मोदी को कौन पहचानता है। ठीक है, गुजरात में मोदी की गाड़ी चलती होगी, लेकिन ये दिल्ली है जिसने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर दी। आपने मुझे अपना बना लिया। अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि दिल्ली ने मुझे जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इस कर्ज को चुकाने का जिम्मा मेरा है। और मैं दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। मैं दिल्ली के विकास की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, भाइयों बहनों, दिल्ली ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, ताकत दी है, लेकिन साथ साथ ये बात न भूलें, सारे विश्व में आज जब हिंदुस्तान की चर्चा होती है, सारी दुनिया आज जब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, तो उसकी पहली नजर दिल्ली पर जाती है। दिल्ली की पहचान से ही वो पूरे हिंदुस्तान का हिसाब किताब लगाता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली जो को मिलना चाहिए, दिल्ली में जो होना चाहिए, उस पर बहुत उदासीनता बरती गई है। दिल्ली को दुनिया के भिन्न भिन्न देशों की राजधानी के बराबरी का माहौल चाहिए, विकास चाहिए, अवसर चाहिए, बदलाव चाहिए।
और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश की जिम्मेवारी बनी है कि देश की राजधानी कैसी हो। और जब देश की राजधानी उसका खाका मैं खींचता हूं, जरा चित्र मेरे मन में बनाता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी मुझे भी निभानी चाहिए। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आपके सपने मेरे सपने हैं, आपकी आशा आकांक्षा ये मेरी जिम्मेवारी है। और हम मिलकर के देश की राजधानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने आपके 15 साल बर्बाद कर दिए। वो बड़ी पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी, तो उसकी बर्बाद करने की ताकत भी जरा ज्यादा थी। तो उसने 15 साल तक वो काम किया। फिर दूसरे टेम्पररी आए, वे छोटे थे, नए थे, ताकत कम थी, तो 15 साल तो बर्बाद नहीं कर पाए। 1 साल आपका तबाह कर दिया इन लोगों ने। अब हमारी जिम्मेवारी है इन 16 साल की बर्बादी में से दिल्ली को बाहर निकालना, 16 साल की गलतियों को सुधारना और विश्व में गौरव के साथ सीना तान करके कह सके ऐसी देश की राजधानी बनाना, ये बहुत बड़ा भगीरथ काम। उस काम को करने के लिए हमने बिड़ा उठाया है और उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे आलोचक, अब ज्यादा मुद्दे तो है नहीं इनके पास, घिसी पीटी बातें अब वो भी जनता के गले नहीं उतरती हैं। इस बार मां बेटे के चुनाव प्रचार का मीडिया वाले भी कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभार मुझे एक आध तीखे स्वर में आलोचना कर दे तो फिर मीडिया वाले उसको जरा लाभ देते हैं, वरना उनकी कोई बात आजकल कोई सुनता नहीं है। आपने कल्पना की, जब जनता का मिजाज रूठ जाता है तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। न कोई देखने को तैयार नहीं, न कोई सुनने को तैयार है। और घिस पीट करके कहते हैं, मोदी जी बताओ महंगाई का क्या हुआ। जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं जो मोदी जी को सवाल पूछते हैं, जरा दिल्ली की जनता को बताइए कि जनवरी 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत क्या थी और जनवरी 2015 में गैस सिलेंडर की कीमत क्या है। भाइयों बहनों, 1 साल पहले 1240 रुपये में सिलेंडर बिकता था, आज 605 रुपये में मिलता है।
लेकिन झूठ फैलाना, और ये बहुत स्वाभाविक है, इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसको पिछले 60 साल से कुछ लोगों ने पाला पोस कर बड़ा किया है। उनकी रोजी रोटी चली गई है। दिल्ली में तख्त बदलने से ऐसे लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा हुई है, क्योंकि बिना काम किए शासन में बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद से मौज करने का अवसर मिला था। अचानक ये कहां से आ गया, पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानने वाले, विद्वान मानने वाले, ऊपरी तबके की दुनिया के प्रतिनिधि मानने वाले लोगों के लिए मेरे जैसा इंसान उनकी आंखों में बहुत बड़ी परेशानी करता रहता है, उनको तकलीफ होती है। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ था? यही तबका था जिसने कभी सरदार पटेल को स्वीकार नहीं किया था। उनको कैसे नीचा दिखाना, उनके बारे तो विषय में हल्की फुल्की बातें करना, इसी में इनको मजा आता था। उसके बाद बारी आई लाल बहादुर शास्त्री की। कभी उनके कद की चर्चा करना, कभी उनके बोलचाल के ढंग की चर्चा करना। ये वही तबका है जिसको जब लाल बहादुर शास्त्री जिंदा थे उनके गले नहीं उतरते थे। फिर बारी मोरारजी भाई देसाई की आई। मोरारजी भाई की कोई, जबकि इस देश में मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी इस मंत्री परिषद में थे, उस समय महंगाई को रोकने में वो एक सरकार सफल हुई थी और दूसरी ये सरकार है जो सफल होती चली जा रही है। लेकिन मोरारजी भाई की एक ही पहचान बना दी गई थी, जब चाहो ये अंग्रेजियत वाले लोग उनका एक ही परिचय करते थे। मैं बताना नहीं चाहता वो कौन सा परिचय करवाते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों की रोजी रोटी खा करके पले बड़े हैं, जिनके आश्रय पर चले हैं, वे ऐसी किसी शख्सियत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों, आपने इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया था और मुझ पे भरोसा रखा था। और मैं आज विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में विश्वास, भरोसा ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने जनता की पीठ पे छुरा भोंका, एक साल आपका बर्बाद कर दिया, और बातें करने में तो साहब आपने देखा होगा हम लोगों को तो कैसा पेंट किया गया था। हम तो डकैत लोग हैं, हम तो चोर लोग हैं,
हम तो भ्रष्ट लोग हैं, कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट की बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट, दोनों एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे, ऐसे सब भाषण सुने थे ना आपने? न जाने क्या क्या उपदेश दिए गए थे। अब पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए। और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं, उनका तो ये चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है, लेकिन उनको बचाने के लिए जो मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं। ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया कि आप विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है, उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें यह मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। बोले हमें मालूम नहीं। भाइयों बहनों, हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। आप याद कीजिए राजीव गांधी के ये हाल क्यों हुए? क्या कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे? लगे थे। इंदिरा जी पर नहीं लगे थे? लगे थे। लेकिन राजीव गांधी को इस पर परेशानी क्यों हुई? राजीव गांधी को परेशानी ज्यादा इसलिए हुई कि उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। और जब अपने आप को मिस्टर क्लीन कर करके दुनिया के सामने रखा था, और जब दुनिया ने देखा कि मिस्टर क्लीन नहीं है, फिर देश ने उनको माफ नहीं किया। और इसलिए जो अपने आप को बड़ा ईमानदार बताते थे, उनकी बेईमानी जब आंखें खोल देने वाली बेईमानी। और भाइयों बहनों, काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में। काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है, लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। काली रात में काले धन के कारनामे। भाइयों बहनों, ये देश बदल चुका है। यह देश विश्वास और भरोसे की तराजू पर सब चीजों को कसता है। आपने जनता का विश्वास तोड़ा है, और कुछ लोग तो कांग्रेस को बिगड़ने में इतने साल गए, 125 साल गए कांग्रेस को बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते,
तब जाकर के इतना बिगड़ाव आया। इनका तो जन्म से ही आप कल्पना कर सकते हैं भाई, क्या ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली का भविष्य सुपुर्द किया जा सकता है? क्या झूठ और बेईमानी के भरोसे दिल्ली चल सकता है? भाइयों बहनों, चतुराई लंबे दिन तक नहीं चलती है। बाप छत पे जाकर के चीखता है, चिल्लाता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। और सार्वजनिक जीवन हर पल अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हम लोग हर बार अग्नि परीक्षाएं देते देते यहां पहुंचे हैं, जनता का विश्वास जीत करके पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 8 महीने में मुझे काम करते देखा है। एक के बाद एक आपको जो मैंने भरोसा दिया था, जो विश्वास दिया था, इसको पूर्ण करने के लिए आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लोग हम पर इस बात की आलोचना करते हैं कि आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए। हमारे कांग्रेस के वाले दिन रात चिल्लाते हैं, ऑर्डिनेंस क्यों लाए, ऑर्डिनेंस क्यों लाए। हम ऑर्डिनेंस क्या लाए भाई? ई रिक्शा वालों को कानूनी सुरक्षा मिले। मुझे बताइए, ये ई रिक्शा वालों की मदद करना ये गुनाह है क्या? ई रिक्शा वालों का भला करना गुनाह है क्या? अगर ई रिक्शा वालों की मदद करने के लिए हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आखिर सरकार किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए है। सरकार रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए है। और इसलिए हम लाए हैं, जिनको इसके कारण तकलीफ होती है वो ई रिक्शा वाले लिख करके रखो, ये ऑर्डिनेंस के विरोध करने वाले लोग आपके विरोधी है। वे चाहते नहीं कि आपका भला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के आसपास गांव है, क्या इस गांव के लोगों को रास्ते नहीं चाहिए क्या? गांव के लोगों को अच्छे रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को अच्छी स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गांव के लोगों को पीने का शुद्ध पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के नौजवानों को रोजगार के लिए वहां पर कारखाने खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? गांव के गरीब को रहने के लिए अफोर्डेबल हाउस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीबों की भलाई के लिए मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन अगर जमीन ही नहीं होगी तो कहां से बनाओगे? गरीब को मकान कहां से दोगे? गांव के बच्चों को स्कूल जाना है, रास्ता कहां से बनाओगे? भाइयों बहनों, हमने काम किया है और मैं मेरे गांव के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपकी भलाई के लिए जितना होगा उसी काम के लिए जमीन का उपयोग होने वाला है। किसी धनपतियों के लिए जमीन का उपयोग होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हमारे देश में दलित हो, आदिवासी हो, उन बच्चों के नाम अरबों खरबों रुपए तिजोरी से निकाले जाते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि वो बच्चा कौन है, कहां पढ़ता है, पैसे कहां गए। भोला भाला जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी, पीड़ित शोषित मेरा दलित भाई,
उनको हक के पैसे भी पहुंचते नहीं है। हमने तय किया प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा इन सबके बैंक अकाउंट खोलें और अब जो भी मदद सरकार से देनी है सीधी सीधी उसके बैंक अकाउंट में जाएगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। भाइयों, करप्शन कैसे हटता है, ये उसके रास्ते होते हैं। दोस्तों, हम ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, हम ऐसे नियमों को लागू करना चाहते हैं कि करप्शन की संभावना ही खत्म होती चली जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं ताकि सामान्य मानवी को उसका हक का मिलता चले। अभी एलपीजी गैस सिलेंडर दुनिया की सबसे बड़ी घटना है, दुनिया की सबसे बड़ी घटना। 10 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे जमा हो गए। भाइयों, अकेले दिल्ली में 22 लाख परिवारों के खाते में पैसे चले गए, 75 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गए और भाइयों बहनों कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। वरना पता नहीं पहले क्या होता होगा। हम सीधा सीधा जनता की भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं और उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में अनऑथोराइज कॉलोनी, क्या उनको जीने का हक है कि नहीं है? क्या सम्मान से जीने का हक है कि नहीं है? उनको पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनके बूढ़े मां बाप के लिए दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमने निर्णय किया है। हमने एक तो निर्णय कर लिया अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज बनाने का। कितने सालों से लटका हुआ था मामला और ये लटकाया जा रहा था क्योंकि चुनाव में भुनाया जाए, हर चुनाव में उसकी बातें की जाए और वोट बटोरे जाए। हमने सारी दुकानें बंद करवा दी। भाइयों, बहुत हो चुका। अनऑथोराइज कॉलोनी के नाम पर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत लूटा गया है। एक कानून के सहारे हमने स्थितियों को साफ कर दिया है और हमने कहा है हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। हम उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो सरकार की जिम्मेवारी है, वो सारी मुहैया कराई जाएगी और समय सीमा में मुहैया कराई जाएगी। यहां 2-2, 3-3 पीढ़ी से कई लोग झुग्गी झोपड़ी में गुजारा करते हैं, मेहनत करते हैं, 2 टाइम पेट भरते हैं। पक्का मकान हो उनकी भी तो आशा है। हर गरीब परिवार कौन हो उसके 2 सपने अवश्य होते हैं। एक, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और दूसरा, अपना खुद का एक घर हो, छोटा सा क्यों न लेकिन खुद का घर हो। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? भाइयों, आजादी के इतने सालों के बाद कम से कम छत मिले ये अपेक्षा है कि नहीं है? हमने ठान ली है भाइयों। मैंने कठिन काम करना ही मेरा स्वभाव है भाइयों, और इसलिए हमने ठान ली है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, उस समय हिंदुस्तान में हर गरीब को उसका अपना घर मिलना चाहिए। जहां झुग्गी है, जहां झोपड़ी है, वहीं पर इमारत बनाई जाए और वहीं पर उसको दिया जाए ताकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए वहीं जाता है, ताकि उसकी रोजी रोटी खत्म ना हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि झुग्गी झोपड़ी यहां है और 15 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दो, नहीं। जहां वो रोजी रोटी कमाता है, जहां उसकी जोग की झोपड़ी है, 2-2 पीढ़ी से रह रहा है, वहीं पर इमारत बनाई जाएगी, वहीं पर उसको पक्का मकान दिया जाएगा। और भाइयों बहनों, ये सब संभव है, सब संभव है। हम बिजली के क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं। दिल्ली की पहचान क्या है? ये जनरेटर कैपिटल है। जहां भी देखो
जनरेटर चलते हैं। गर्मियों के दिनों में तो आप देखिए हर जगह पे जनरेटर, और शाम पड़ते आंखें जलने लग जाती है वायु प्रदूषण के कारण। हमें इस जनरेटर कैपिटल को पावर जनरेशन कैपिटल बनाना है। हम जनरेटर कैपिटल से जनरेशन कैपिटल की ओर जाना चाहते हैं, और हम बिजली के क्षेत्र में वादे नहीं, योजना के साथ चलते हैं। एक बिजली बचाने का काम, एलईडी बल्ब जो बाजार में 400-500 रुपए में मिलता है, वो 10 रुपए में आज पहुंचाया जा रहा है, और साल भर हर महीना 10-10 रुपया लेकर के 500 रुपये का बल्ब एक साल के बाद 100 रुपये में आएगा, 125 रुपये में आएगा। और जिसके घर में 2 बल्ब लग जाएंगे उसकी सालाना 350 से 400 रुपया बिजली की बचत हो जाएगी, उसके पैसे कम हो जाएंगे। एक तरफ बिजली बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में बिजली उत्पादन की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात हम दिल्ली के लिए लाने वाले हैं, रूफटॉप पॉलिसी। हर परिवार अगर चाहता है तो अपनी छत पर सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकता है, और वो बिजली सरकार खरीदेगी। बिजली कारखाना आपका छत पे, आपके घर में जो उपयोग करना है करिए, ज्यादा होगा वो सरकार पैसे लेकर के दे देगी, आपकी बिजली का खर्चा चला जाएगा, ऊपर से बिजली से आपकी आमदनी शुरू होगी, और जो बिजली में पैसे जाते थे अब वो पैसे बचेंगे, अपने बच्चों को दूध पिला पाएंगे। ये काम हम कर रहे हैं भाई। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं देश को। विकास ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नौजवान को क्या चाहिए? उसे रोजगार चाहिए, उसे बूढ़े मां बाप की चिंता रहती है, और जब घर से बाहर निकलता है और कभी मां बाप से 5 रुपया 10 रुपया मांगना पड़ता है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है। अगर उस नौजवान को उचित अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, हिंदुस्तान का नौजवान अपने पसीने से अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है, उसे सिर्फ अवसर चाहिए भाई। हम मेक इन इंडिया अभियान चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? मेक इन इंडिया अभियान इसलिए चला है, विदेशों से पूंजी आए, कारखाने लगे, मेरे नौजवान को रोजगार मिले, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत में हो, विश्व की आवश्यकताओं में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, उस दिशा में भी आगे बढ़े, यह सोच करके हम काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। हमें गांव की भी चिंता है, गरीब की भी चिंता है, और कुछ लोग मेहरबानी करके मुझे गरीबी के पाठ न पढ़ाए। मेहरबानी करके गरीबी की ड्रामेबाजी करने वालों से बचिए। गरीबी क्या होती है वो हमने जन्म से देखी है दोस्तों। गरीबाई में कैसे जीना पड़ता है ये मुझे बाहर कहीं जाकर के सीखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए परमात्मा ने जो मुझे अवसर दिया है वो अवसर मेरे लिए गरीबों की सेवा करने का अवसर है, गरीबों का कल्याण करने का अवसर है, गरीबों की भलाई के लिए ये जिंदगी खपाने का अवसर है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं दिल्ली वासियों से आग्रह करने आया हूं कि आइए एक स्थिर मजबूत सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की बहन किरण बेदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाइए। और मैं तो आपके पास हुई ही हूं। कितनी सुविधा हो जाएगी। दिल्ली में मजबूत सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी, तो मेरे पास जो समय बचेगा
वो देशवासियों के भी ज्यादा काम आएगा। लेकिन यहां कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी डबल ताकत यहीं खप जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, समय हमारे पास जो मिला है उसका उपयोग दिल्ली का भविष्य बदलने के लिए करना चाहिए, दिल्ली के जीवन में बदलाव लाने के लिए करना चाहिए, आधुनिक व्यवस्थाओं से सज्ज दिल्ली को बनाना चाहिए, विश्व की सभी राजधानियों के तुलना में ऊंचा उठ करके दिखाई दे ऐसा दिल्ली बनाना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। सात तारीख को मतदान है। 7 तारीख को आपका साथ चाहिए। आप हमें 7 तारीख को साथ दीजिए, आने वाले सभी वर्ष हमारा साथ आपके साथ रहेगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि भारी मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। और पूरे विश्व में आज जैसे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा दिल्ली का भी डंका बजना लग जाए, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। सभी उम्मीदवार, मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। आ जाइए। सबसे मेरा आग्रह बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।